तो उसे 1-2 मिनट में शुरू करते हैं। कि हम शुरू। अच्छा, इसका आइडिया दें। अ वेब सर्वर हैज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आईपी एड्रेस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है? It is unique. ओके, ठीक है। सरीन आप बताएं। एनी आइडिया? ये चैप्टर 2 से है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, कुछ याद है तो आपको याद आ जाएगा। जी सरी, नो आइडिया। ये तो बता दिया, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ। देखें, ये आपने याद रखने हैं। कंसिस्ट ऑफ वैल्यू बिटवीन 0 टू 555 या फिर 0 टू 888। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप्स एंड या कॉलन। इट इज़ अ यूनिक एड्रेस, ये आपने बता दिया। कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। कैन बी आईपी वर्जन 4 और हैव 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स। कैन बी आईपी वर्जन 6 और हैव 8 ग्रुप ऑफ डिजिट्स। इन आईपी वर्जन 6, ये 4 कॉलन है ना, कैन रिप्लेस ग्रुप ऑफ जीरोस। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ वैल्यू बिटवीन 0 टू 555, तो ये बेसिकली जीरो, यानी ये फोर, 3 बिट्स का 4 ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैं लिखूँ 255, ठीक है, बीच में डॉट आएगा। ये IP वर्जन 4 का एड्रेस है। इस तरह फॉर्मेट 255 डॉट 255 डॉट, ये मैक्सिमम होता है, बीच में डॉट आ रहा है। या मैं इसका एड्रेस ऐसे लिख सकता हूँ 192 डॉट 168। ये 3 डिजिट का 4 ग्रुप्स होता है। 168 कर दें, .1 कर दें, .1 कर दें, तो ये IP वर्जन 4 में हम इस तरह लिखते हैं। ये जो है IP वर्जन 6 का है, तो इसमें बेसिकली 2 वर्जन आ चुके हैं। एक IP वर्जन 4 है और एक IP वर्जन 6 है। IP वर्जन 4 की जो लिमिट है ना, वो खत्म हो चुकी है। जैसे दिया कैन बी IP वर्जन 4 एंड हैव 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट, तो और जो भी 4 ग्रुप ऑफ डिजिट वो 3 3 बिट्स का होगा, ठीक है। और कैन बी IP वर्जन 6, अब ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, हैव 8 ग्रुप ऑफ डिजिट्स। इसमें 8 ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं। ये लार्जर होता है, क्योंकि जो फोर 4 डिजिट्स वाला जो होता है, वो उसकी जो लिमिट थी ना खत्म हो गई। यानी जो नंबर ऑफ डिवाइस को सपोर्ट करने की जो रेंज थी वो खत्म हो गई। वो 4 बिलियन डिवाइस के ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकता। जबकि वर्ल्ड में बेसिकली 4 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस आ चुकी हैं, 8 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइस आ चुकी है। इसीलिए आप वर्जन 6 लेकर आए। कैन भी पब्लिक और प्राइवेट का मतलब है कि जब आप किसी पब्लिक बेस पे होंगे, उस वक्त जो आपको IP एड्रेस असाइन किया जाएगा वो पब्लिक होगा। लेकिन अगर आपका अपना सेटअप है, जैसे स्कूल में कंप्यूटर लैब्स होती हैं या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का सेटअप होता है, तो वो अपना एक IP
वहाँ पे जो आईपी एड्रेस यूज़ होगा वो प्राइवेट होगा, क्योंकि वो बाहर से एक्सेस नहीं होगा। अगर आप किसी आईएसपी को पब्लिक प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको आईपी एड्रेस जो असाइन करेगा वो पब्लिक होगा, ठीक है। कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपको हमेशा डायनेमिक एड्रेस मिलेगा। स्टैटिक जब मिलेगा जब आप खुद सर्व करेंगे किसी और को, यानी आपने वेब सर्वर बना दिया, आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर सब लोग एक्सेस करें, तो इसके लिए आपको स्टैटिक आईपी लेनी पड़ती है, ताकि ये हर दफ़ा चेंज ना हो। ये जब भी इंटरनेट से कनेक्ट हो तो डिफरेंट आईपी से कनेक्ट ना हो। लेकिन बीइंग अ क्लाइंट जितने भी इससे कनेक्ट होंगे उनको आईपी एड्रेस जो दीगी वो दी जाएगी, वो डायनेमिक होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। तो आप ठीक ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है IPv6 का। इसमें 4 कॉलन आते हैं, इसमें डॉट आता है या सिंगल कॉलन आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन था इसका ना, इसने पूछा था अ वेब सर्वर हैज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईपी एड्रेस, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये है आइडेंटिफाई द नेटवर्क कंपोनेंट दैट यूजेस द आईपी एड्रेस टू सेंड डेटा ओनली टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। ये कह रहा है नेटवर्क की वो डिवाइस बताएं जो आईपी एड्रेस सेंड करता है टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। जी इब्राहिम आप बताएं। और अहमद आप बताएं, मोहम्मद अहमद। जी अहमद, एनी आइडिया वो कौन सी डिवाइस है जो करेक्ट डिवाइस तक डेटा सेंड करती है? आइडेंटिफाई द नेटवर्क कंपोनेंट दैट यूजेस द आईपी एड्रेस टू सेंड डेटा ओनली टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, ये बेसिकली राउटर होता है, राउटर। ये चैप्टर 2 में आपने पढ़ना है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन के बारे में फर्दर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो चैप्टर 2 को ज़रा गो थ्रो कर लें। पेपर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि पेपर 1 के चैप्टर वाइज रिवीजन दोबारा शुरू कर दूँ ऑन क्विक बेसिस पे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज भी रिवीजन हो जाए। द वेबसाइट हैज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, एन एग्जांपल ऑफ URL इज गिवन। ठीक है, क्या एन एग्जांपल ऑफ URL इज गिवन? ये वाला गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है https://www.cambridge, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि इसके कितने पार्ट्स हैं ना। इसमें HTTPS कौन सा है, इसमें कैम्ब्रिज असेसमेंट का क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इनका नाम होता है। अच्छा, HTTPS कोई बताएगा? सर ये ना बताएं HTTPS का मतलब क्या होता है? इब्राहिम आप बताएं कि हमने सेकंड, ये इसका क्या मतलब है? मोहम्मद अहमद आप बताएं इसका क्या मतलब है? सर इंडेक्स HTML का मतलब क्या ये है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? देखो इसका एक पर्टिकुलर नेम है, यानी जो आपका वेब एड्रेस होता है ना, ये जो आपका, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये तीन तीन कंपोनेंट कह लें, 3 पार्ट्स कह लें। वो 3 पार्ट्स इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये कहते हैं इसमें जो पहला पार्ट HTTPS है, इसका क्या नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? और उसके बाद आपने ये जो लिखा हुआ है इतना बड़ा एड्रेस, इसको हम क्या कहते हैं? फिर index.html ये क्या है? पर्टिकुलर नेम होते हैं इनके ना 3। यानी आपका जो वेब एड्रेस होता है उसके 3 डिवीजन है। ठीक है, तरीन आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इब्राहिम आपको? यस सर। तो पहले पार्ट का नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नहीं, वो उसने एब्रीवेशन नहीं पूछा। उसने पूछा है इसका इसका नाम क्या है, किस कैटेगरी में आता है। ऑलमोस्ट राइट, ठीक है। देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ। जो HTTPS होता है ना, ये प्रोटोकॉल होता है। क्या आप सबको प्रोटोकॉल के बारे में आइडिया है? डू यू नो अबाउट Yes, प्रोटोकॉल? sir. I wrote it in the job notes. ओके। Protocol. अच्छा, ये डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे आईपी एड्रेस होता है जो कि हम याद नहीं रख सकते, लेकिन हमें डोमेन नेम याद रहता है। अब ये जो index.html ये है वेब पेज या फाइल नेम। तो ये डिवीजन थी किसी भी वेब एड्रेस की। शुरू में जो HTTP लिखा होता है ये होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं
सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एग्रीड बाय टू पार्टीज, कि हम आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो जैसे आईपी, हाँ इसको पाथ भी कहते हैं, पाथ भी लिखा होता है, लेकिन इसको इन्होंने बताया ये वेब पेज है, फाइल नेम, क्योंकि डॉट एचटीएमएल लिखा हो ना, एचटीएमएल फाइल की टाइप होती है, तो इट्स अ फाइल नेम। ठीक है, तो मेनली ये तीन पार्ट होते हैं। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि पहला पार्ट प्रोटोकॉल होता है, दूसरा पार्ट डोमेन नेम होता है, और तीसरा पार्ट उस वेब पेज का नाम या फाइल नेम होता है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। ओके गो। यस यस। सर। ओके आई थिंक इसके आगे भी है नहीं। हाँ ये पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है, वन बाय वन इसी पे मार्क करें जो आपको सूटेबल लग रहा है। सरीन पहले आप मार्क करें, ओनली वन। डन सर। फिर इब्राहिम आप मार्क करें। जी इब्राहिम, राइट वन इस पे सर्किल करें, जो सेकेंड वन इज द राइट। ठीक है, मोहम्मद अहमद थर्ड वन आप मार्क करें। मोहम्मद अहमद आप कर रहे हैं? एक सर, यस सर। एक। हाँ आप सर्किल करें जो आपको राइट लग रहा है ना। सर SSD। एसएसडी, फिर से पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। सर्किल थ्री कंपोनेंट दैट आर पार्ट ऑफ सीपीयू, एसएसडी इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, इसमें ये राइट है, ये राइट है, और थर्ड वन ये है एमएआर। ये पूछ यानी इसमें सीपीयू, रैम भी हो सकता है। नहीं रैम इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू, रैम इज आउट। ये देखिए ये सीपीयू है ना, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, कि दो कंपोनेंट होते यस हैं, सर। सीयू और एएलयू। तो ये पूछ रहा है कि सीपीयू के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो ये तीन रजिस्टर है। ये भी बाहर होती है, रॉम भी बाहर होती है, सेंसर भी बाहर होते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव बाहर, और रैम नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू, इट इज आउटसाइड द सीपीयू, ये एक सेपरेट यूनिट है। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ओके, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन दिस कंप्यूटर, राइट ऑन जूम चैट विद इन 2 मिनट्स। 2 लाइन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। ओके, जो लोग अभी आए हैं वो भी चेक कर लें, इसकी डेफिनेशन राइट करें कंट्रोल यूनिट की।
ठीक है, चले मैं बाकी शो कर देता हूँ। कंट्रोल यूनिट बेसिकली पार्ट ऑफ सीपीयू होता है। इट एक्ट लाइक अ डायरेक्टर और मैनेजर। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये एक सीपीयू है, के दो पार्ट होते हैं। वन इज सीयू एंड सेकेंड इज एएलयू। ठीक है, वन इज सीयू और सेकेंड इज एएलयू। ओके, अजान ब्रेक। ओके, तो अब मैं इसकी बनाता हूँ डायग्राम। नॉर्मली सीपीयू कैसे काम करता है ये देखें। इसमें दिस इज सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, और ये एएलयू। ये कनेक्ट होता है कैशे मेमोरी के साथ, जिसको हम एस रैम भी कहते हैं। और ये फर्दर कनेक्ट होता है रैम के साथ। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं रैम के साथ।
ये है एरो इसके साथ। और आउटपुट डिवाइस रैम से डेटा शो करती हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझा दूंगा जो आगे आ रहा है, वर्चुअल रैम। दिस इज हार्ड डिस्क। ये यहाँ से कनेक्ट होता है, ये ऐसे कनेक्ट होता है, ये ऐसे कनेक्ट होता है। अच्छा। 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 अच्छा, याद रखें कि रैम का एक पार्ट जो है ना ओएस ऑक्यूपाई कर लेता है। जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे, डेटा जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमेशा हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होते हैं। लेकिन जब सिस्टम रन हो जाता है, ठीक है, बूटअप हो जाता है, तो हार्ड डिस्क से ये रैम में लोड हो जाता है। दूसरी बात, आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो रैम में ओपन होगी। ठीक है, लाइक जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, ये रैम में ओपन है। इनपुट डिवाइस से मैं डेटा फीड कर रहा हूँ, ये रैम में जा रहा है। जब तक मैं सेव नहीं करूंगा डेटा हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे सी यू और एल यू की अपनी मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्स, जो हमें पीछे पढ़े थे चैप्टर 3 में। MAR, MDR, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, ये सारे पार्ट ऑफ CPC होते हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी। यानी वर्चुअल मेमोरी ये एग्जिस्ट करती है हार्ड डिस्क के अंदर। अब होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, रैम फुल हो जाती है, तो अब प्रोसेसर को रैम खाली चाहिए क्योंकि उसने डेटा स्टोर करना है। अगर उसको रैम खाली नहीं मिलेगी तो आपको पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए रन टाइम पे कुछ एप्लीकेशन को ज़्यादा रैम चाहिए होती है, तो रैम के बाद इतनी स्पेस नहीं होती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो हार्ड डिस्क की स्पेस बारो कर लेता है और उसको एज ए रैम यूज़ करता है। क्योंकि वो फिजिकल नहीं होती है, वर्चुअल होती है, यानी लॉजिकल होती है, इसलिए उसका नाम वर्चुअल रखा हुआ है। वो स्पेस जो हार्ड डिस्क की हो और यूज़ की जाए एज ए रैम, उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो आप जितना जितना भी डेटा फीड करेंगे वो रैम में ही जाएगा। रैम के अंदर रैम की नेचर वोलाटाइल होती है कि उस वक्त तक डेटा होल्ड करेगी जब तक इसको पावर सप्लाई हो रही है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, वोलाटाइल होती है। इट होल्ड करंट, इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड फाइल्स। इंस्ट्रक्शन, करंट इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड प्रोग्राम, यानी जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया वो रैम में ओपन होगा। ये याद रखिएगा। कैशे मेमोरी फास्टर देन रैम है, ठीक है, फास्टर देन रैम। बट इसका जो साइज होता है, मेमोरी साइज, वो लोअर होता है। क्योंकि अगर रैम जीबीज में आ रही है, जैसे 8 GB की आ रही है, तो कैशे मेमोरी 8 MB की होगी। डिपेंड करता है, ये 16 MB की होगी। ठीक है, तो बट इट इज़ मोर फास्टर देन रैम। तो सीयू क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस को सीयू कंट्रोल करता है। यानी सीयू इज अ काइंड ऑफ मैनेजर, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेट करता है। जिस वक्त जो भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा, तो सीयू सबको कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, टाइमिंग भेजेगा कि इस टाइम पे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन होने वाला है। सो एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी रेडी। तो इसी पॉइंट ऑफ से मैंने ये डायग्राम बनाई है। और दूसरा कॉन्सेप्ट था वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है वो मेमोरी जो हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करती है बट वर्कड एज ए रैम, तो वर्चुअल रैम भी कहते हैं। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन ये होता है कि आप अपनी रैम को इंक्रीज करें। अगर 4 GB है तो 8 GB कर लें, अगर 8 GB है तो 16 GB कर लें, काइंड ऑफ दैट, तो सिस्टम परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। ये जो हमें मोबाइल चेंज करना पड़ता है ओवर द ईयर, उसकी वजह भी रैम है, क्योंकि मोबाइल में रैम चेंज नहीं होती, अपग्रेड नहीं होती नॉर्मली। लैपटॉप में चेंज हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, PC में हो जाती है। तो हमारा लैपटॉप उस वक्त तक चलता रहता है, 5 ईयर भी निकाल देते हैं, 10 ईयर भी निकाल देते हैं, इट्स डिपेंड के क्या रिक्वायरमेंट है। बट नॉर्मली इट इज़ अपग्रेडेबल। अभी आप देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है, इट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल दैट मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन अ CPU। तो बेसिकली पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगा CEO। कि डी कोड एन इंस्ट्रक्शन यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट। तो ALU ने किस इंस्ट्रक्शन पे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तो ये डी कोडिंग भी क्या कहते हैं, सीयू करता है। एक तरह से बाइनरी फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाता है डेटा, दैट इज कॉल्ड डी कोड। तो ये काम भी सीयू करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. The computer has a single core CPU. State one purpose of core in a CPU. Core का मतलब
प्रोसेसर है, ठीक है। अगर सिंगल प्रोसेसर है यानी सीपीयू के अंदर मल्टीपल कोर हो सकते हैं। जैसे आपने डुअल कोर का सुना होगा, कोर टू टू का सुना होगा, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9। ये सब क्या है? नंबर ऑफ कोर। तो कह रहा है स्टेट वन पर्पज ऑफ कोर इन सीपीयू। तो ये देख लेते हैं। टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन, यानी कोर का पर्पज क्या है? टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन या टू कैरी आउट अ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। अगर सबको याद हो, फैच एग्जीक्यूट साइकिल हर कंप्यूटर परफॉर्म होता है, हर इंस्ट्रक्शन फैच एग्जीक्यूट साइकिल से प्रोसेस होती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये सीपीयू है, दिस इज सीपीयू। इसके दो पार्ट हैं, सीयू और दूसरा है एएलयू। ये काइंड ऑफ मेमोरी है, ठीक है। हमने डेटा दिया 4 + 5 एंड 9। अब ये जो 9 प्रोड्यूस हुआ है, ये पूरा फैच एग्जीक्यूट साइकिल से प्रोसेस होने के बाद हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप जो सीयू परफॉर्म करता है, दैट इज फैच। यानी गेटिंग, फैच का मतलब होता है टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, कि इंस्ट्रक्शन क्या लिखी जी, प्लस करना है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? डी कोड। तो डी कोड भी सीयू करेगा। अभी हमने पीछे देखा था डी कोड। ये डी कोड का मतलब होता है व्हाट टू डू, करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। अब ये प्लस माइनस कौन करेगा? एएलयू करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, थर्ड स्टेज होती है एग्जीक्यूट। थर्ड, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट। ये जब रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा 9, जो रिजल्ट होगा ये एक और रजिस्टर में रखेगा हमेशा। सीपीयू रिजल्ट एक पर्टिकुलर रजिस्टर में रखेगा, उसका नाम है अक्यूमुलेटर। हम क्या कहते हैं? अक्यूमुलेटर, डबल सी लिखते हैं। रिजल्ट हमेशा अक्यूमुलेटर में जाएगा, अक्यूमुलेटर से रैम में जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल है जो चल रहा है। इसमें फैच डिकोड सीयू के अंदर होता है, एग्जीक्यूट और स्टोर। इसमें एक और होता है स्टोर। स्टोर यानी रिजल्ट स्टोर करेगा अक्यूमुलेटर में। इस तरह पूरा एक साइकिल चलता रहेगा। इसी को कहते हैं टू कैरी आउट अ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। ये समझ में आ गया सबको? इज दिस क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब ये कह रहे थे कंप्यूटर इज अपग्रेडेड टू अ डुअल कोर सीपीयू। अब डुअल कोर की बात आ गई, यानी एक से ज़्यादा कोर, यानी दो कोर आ गई। एक्सप्लेन हाउ द अपग्रेड कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। पहले सिंगल कोर थी और एक इंस्ट्रक्शन पे सिंगल कोर काम कर रही थी, तो बाकी इंस्ट्रक्शन को वेट करना पड़ता था। अब इन्होंने डुअल कोर इंट्रोड्यूस कर दी। डुअल कोर का बेनिफिट क्या है? इट कैन नाउ प्रोसेस टू इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, यानी दो इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस हो सकती हैं वेयर सुटेबल, इंक्रीजिंग द परफॉर्म। ऑब्वियसली पहले अगर एक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड लगा था, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए सेकंड सेकंड चाहिए था। अब एक ही सेकंड में दो इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, तो टाइम आपका कम हो गया, प्रोसेसर के लिए टाइम कम हो गया। अब डुअल कोर का मतलब दो प्रोसेसर, तो दो प्रोसेसर एट अ टाइम काम करेंगे तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अल्दो इसके भी अपने डीमेरिट हैं, वो भी आते हैं, बट अगेन इसको अब ये कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करना है तो चैप्टर 3 को रिवाइज करना शुरू कर दें, ठीक है। ट्राई टू रीड डेटा फ्रॉम बुक। द कंप्यूटर यूजेज अ बूटस्ट्रैप। टेक वन बॉक्स टू शो पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ विच द बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल। जी, इब्राहिम आप बताएं इसका क्या आंसर होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नहीं, बूटस्ट्रैप का कह रहे हैं ना। Sir, is it firmware? यस, कैन बी। Sir, could you also explain what Bootstrap is? Because I don't remember this. बूटिंग, आपने बूटिंग का वर्ड सुना होगा, बूटअप। बूटअप कहते हैं स्टार्टअप को। हम जब, Oh, right. हाँ, जब हम पावर ऑन करते हैं ना किसी लैपटॉप या Yes, कंप्यूटर sir. की, तो एक रूटीन रन होती है, यानी एक सॉफ्टवेयर रन होता है जिसको रूटीन भी कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है रॉम चिप के अंदर। किसके अंदर? रॉम,
ये मैन्युफैक्चरर ने स्टोर किया होता है कि जब भी यूज़र पावर बटन को ऑन करेगा तो एक रूटीन रन होगी जो बेसिकली इसको बूटअप करेगा, सिस्टम को स्टार्टअप मोड में लेकर आएगा। जब तक बूटअप नहीं होगा सिस्टम का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ये पार्ट बी है फर्मवेयर। रॉम को फर्मवेयर भी कहते हैं, रॉम को हम फर्मवेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं ना, टेक वन बार टू शो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑफ विच बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल। ज़ाहिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जब तक बूटिंग नहीं होगी एप्लीकेशन रन नहीं होगा। हार्ड ड्राइव आपको एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक बूटिंग प्रोसेस पूरी नहीं हो जाता। मैक एड्रेस और लैन लैन का एड्रेस है। फर्मवेयर कंटेन बूटिंग इंस्ट्रक्शन, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं बायोस का दूसरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहते हैं, फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या, ये भी कह सकते हैं कि फर्मवेयर बेसिकली हैज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एट अ टाइम। ठीक है, फर्मवेयर हैज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एट अ टाइम, क्योंकि ये रॉम चिप होती है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है। और सॉफ्टवेयर किस लिए होता है? टू स्टार्ट अप द सिस्टम। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. A programmer uses the high level language to create a program. Identify two advantages to the programmer of using a high level language instead of low level language. सब लोग मुझे जूम चैट पे राइट करके दें दो एडवांटेज। सब लोग राइट करें। सो एवरीबडी इज राइटिंग। Yes, sir. ओके। ठीक है, दो लोगों ने लिख दिया। नौफिल आप कहाँ पे हैं? नौफिल आर यू राइटिंग? मोहम्मद अहमद आप भी यस सर। बताएं। आप भी राइट करें ज़रा कि हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं। दो कैटेगरीज की लैंग्वेज होती हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। हाई लेवल जो है वो नियरेस्ट टू यूज़र है और लो लेवल नियरेस्ट टू हार्डवेयर है। सर इजियर टू लर्न, हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, परफॉर्म कर सकते, ठीक है। सर मगर मैंने तो कुछ और ही लिख दिया है। तुमने क्या लिखा है? A programming language that is designed to make it easier for human to understand and write. ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। चले मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें सब लोगों के सही आंसर है। दैट इज डिजाइन टू मेक इट इजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड, ठीक तो लिखा है तुमने। देखें यही लिखा हुआ है, इट इज़ ईजियर और क्विकर टू रीड और राइट और अंडरस्टैंड वट एवर। इट इज़ ईजियर और क्विकर टू डीबग है। कोड इज़ पोर्टेबल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोड इज़ पोर्टेबल। इसका मतलब है कि आप किसी भी मशीन पे प्रोग्राम लिखें, राइट करें, वो प्रोग्राम किसी और मशीन पे भी रन हो जाएगा। लो लेवल पे नहीं होता। लो लेवल में जिस मशीन पे रन करना होता है उसी पे राइट में पूरा कोड राइट करना होता है, यानी इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं होती। हाँ, अब ये कह रहा है सजेस्ट वन डिसएडवांटेज टू द प्रोग्रामर ऑफ यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। चले सब लोग लिखें वन वन डिसएडवांटेज। सर एक एडवांटेज। वन डिसएडवांटेज, ओनली वन।
कि बाकी लोग बताएं। सर लिखी है। ठीक है। बताऊं सर आपको? हाँ बताओ। सर लो लैंग्वेज का डिसएडवांटेज ये होता है कि वो मोर डिफिकल्ट होती है लर्निंग के लिए, राइट के लिए, रीडिंग के लिए, या डीबग या अपडेट करने के लिए। इन्होंने पूछा है हाई लेवल का, लो लेवल का नहीं पूछा। चले मैं शो करता हूँ। नॉट एबल टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें लो लेवल को यूज़ करना पड़ता है, यानी अगर डिवाइस ड्राइवर बनाना है तो वो मोर हार्डवेयर प्रोन होता है, तो इसलिए लो लेवल को हम यूज़ करते हैं। मे नीड टू वेट फॉर ट्रांसलेशन बिफोर रनिंग, इसके लिए ट्रांसलेटर की रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए स्लो होता है। प्रोग्राम में बी लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो ये लो लेवल प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं बिकॉज यू कैन हैंडल हार्डवेयर डायरेक्टली। द प्रोग्राम यूजेज एन इंटीग्रेटेड development environment when creating the computer program. State what is meant by IDE. जी, वन बाय वन लिखते जाए। एब्रीवेशन नहीं देना, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। पर्पस क्या है, आईडीई से क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, क्या पर्पस है, वो तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना। डिफाइन अबाउट इट। नहीं, ये कंपाइलर नहीं होता, मैं बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड यूजफुल फंक्शंस फॉर अ प्रोग्रामर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे रहते हुए प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेगा यूजिंग अप। आईडी का मतलब होता है कि वहाँ और बहुत सारे फीचर अवेलेबल होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं टू परफॉर्म प्रोग्रामिंग इजीली। हाँ, मतलब वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो प्रोग्रामिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो आईडी का मतलब होता है यानी आप बहुत इंटीग्रेट किया हुआ है बहुत सारी फैसिलिटीज को एक जगह पे। तो एक तो इसके अंदर एडिटर होता है जहाँ पे आप प्रोग्राम राइट करते हैं। अब ये रोबोट्स का आ गया, रोबोट आर यूज इन अ फैक्ट्री टू बिल्ड कार्स। वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोबोट इज इट्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर। स्टेट टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोबोट। इसके बारे में राइट करें, दो पार्ट्स बताने हैं। सर वो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए? हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि फर्दर करेक्ट दो करेक्टरिस्टिक्स और होते हैं जिससे पता लगे कि ये रोबोट है। कैन वर्क 24 आवर्स विदाउट बीइंग टायर्ड। ठीक है, ये इसके इसके बेनिफिट्स है ना। सर फिजिकल बॉडी? फिजिकल बॉडी तो उसने दे दी ना, मैकेनिकल स्ट्रक्चर। मैकेनिकल स्ट्रक्चर तो उसने बता दिया, दो और होते हैं। अच्छा, आप लोग जो बता रहे हैं वो बेनिफिट्स हैं ना, उसकी फंक्शंस हैं। ये पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट, यानी जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये रोबोट है। ये तीन होते हैं। पहला उन्होंने खुद बताया हुआ है, इट हैज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इट इज प्रोग्रामेबल। ये इसके बेसिक तीन पार्ट्स होते हैं जिससे पता लगता है कि ये एक रोबोट है। मैकेनिकल स्ट्रक्चर उन्होंने खुद से दे दिया था। ठीक है,
जिसको आप फिजिकल बॉडी कह लें। अच्छा, ये जो आपने लिखे हैं सर, ये इसका फंक्शन है। वो पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इट शुड हैव अ, Sir, but the programming part is हाँ right? हाँ, इट इज़ प्रोग्रामेबल, यानी उसके अंदर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। आप उसको एडिट कर लें, क्रिएट कर लें, जो भी कह लें। और उसके अंदर Yes, sir. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होने चाहिए। और प्लस जो उन्होंने बताया मैकेनिकल, कि इसको मैकेनिकल होना चाहिए। तो आपने देखा ना, रोबोट पूरा मूव करता है, तो वो Yes, मैकेनिक, sir. वो सारा मैकेनिकल फंक्शन। अब उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वो ज़ाहिर लाइव हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो लाइव नहीं होगा। समझ आ रही बात? यानी अगर वो Yes, sir. मैकेनिकल है और ये 2 फीचर एब्सेंट है, तो फिर वो ना तो मूव कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि दैट मशीन इज अ रोबोट। ठीक है। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोबोट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन टू बिल्ड कार इन द। अब वो जो पीछे आपने लिखे थे ना, वो अब यहाँ पे आएंगे। कैन वर्क 24 आवर। ठीक है, ये दिए हैं वो, ये देखें बहुत सारे दिए हैं। मोर एफिशिएंट देन अ ह्यूमन, मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन, कोई से भी 2 लिखने हैं। कैन लिफ्ट लार्जर एंड हैवियर इक्विपमेंट देन अ ह्यूमन, ये इस तरह के वर्ड आपने लाजमी यूज करने हैं। कैन रिप्लेस ह्यूमन वर्किंग इन ए डेंजरस इन्वायरमेंट, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। रिड्यूसेस रनिंग कॉस्ट सच एज वेजेस एंड ओवरहेड्स, क्योंकि 24 आवर काम कर रहा है, ये वेज बढ़ाने की बात भी नहीं करेगा। कैन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट और आउटपुट, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही काम कर रहा होता है। कैन वर्क 24 आवर अ डे, जैसे आप लोगों ने बताया, डू नॉट नीड टू टेक ब्रेक्स। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक आपने याद रखने, इट शुड बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोग्रामेबल। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। Yes, sir. यस। अच्छा, आप लोगों को कैरेक्टर सेट याद है? पहले चैप्टर 1 गो थ्रू करना शुरू कर दे, चैप्टर 1 से बहुत आता है। द यूनिकोड कैरेक्टर सेट इज यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट दैट इज टाइप्ड इनटू अ कंप्यूटर। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टर सेट। अच्छा, कैरेक्टर सेट क्या होता है? बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे कैपिटल ए से जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से 9, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। सर ये एनकोडिंग सिस्टम होता है। हाँ, ये बता रहा हूँ। असल में होता ये है कि आपने कैपिटल ए प्रेस किया, ठीक है। अब कंप्यूटर को क्या पता है कि आपने क्या प्रेस किया। इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर ने कहा कैपिटल ए का जो यूनिक कोड जो होगा वो 65 होगा, यानी डेसिमल कोड 65 होगा। ये डेसिमल कोड जो है ना बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी का मतलब है 0 एंड 1। और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्या मतलब है? 0 का मतलब नो करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, और 1 का मतलब फ्लो ऑफ करंट। तो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 होगा, ये 65 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है कि आपने ए प्रेस किया, तो वो स्क्रीन पे ए शो कर देगा। ठीक है। तो अब इन्होंने पहला पूरा करेक्टर सेट बनाया। अब इसमें 3 आए। सबसे पहले आया स्टैंडर्ड एस की, सबसे पहले आया स्टैंडर्ड एस की, ए एस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एस की होता है। ये स्टैंडर्ड है। ये बेसिकली इसका जो करेक्टर सेट था वो 7 बिट था, यानी एक करेक्टर 7 बिट में डेवलप हो जाता था। तो 2 पावर 7 बनता है 128 करेक्टर। तो इसके अंदर टोटल जो लिस्ट आई थी वो 128 की थी। फिर एक्सटेंडेड आया, फिर एक्सटेंडेड आया, एक्सटेंडेड एस की। ठीक है। फिर एक्सटेंडेड एस की आया, वो था 8 बिट, यानी आपका करेक्टर 8 बिट में डेटा स्टोर करता था। और ये 256 हो गया। ठीक है। तो फिर यूनिकोड आया। यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। ये स्टार्ट हुआ था 16 बिट से। अब आप अंदाजा कर ले, 16 बिट का मतलब है 2 पावर 16, 65,000 करेक्टर। 65,000 करेक्टर इसको सपोर्ट करता था। फिर ये 32 बिट आया, फिर ये 64 बिट आया, और आजकल ये 128 बिट है। तो इससे अंदाजा कर लें कि ये यूनिकोड जो है दुनिया की सारी लैंग्वेज को कवर करता है। हर करेक्टर को ये होल्ड कर रहा होता है।
तो इसी के बारे में पूछ रहा है। द यूनिकोड कैरेक्टर सेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट दैट इज टाइप्ड इनटू अ कंप्यूटर। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टर सेट। तो हमने कैरेक्टर सेट बताना है, उसको डिफाइन कर देना। ये देखें, ऑल द कैरेक्टर ऑल द कैरेक्टर एंड सिंबल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। ईच कैरेक्टर एंड सिंबल इज असाइन अ यूनिक वैल्यू। जैसे भी आपको मैंने बताया, अगर आप कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो इसका कोड होगा 65। अगर आप स्मॉल ए प्रेस करेंगे तो इसका कोड होगा 97। 32 ऐड कर लें। और अगर आप जीरो प्रेस करते हैं तो ये 48 होगा। बाकी आप इससे ऑनवर्ड काउंट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि इन कैरेक्टर की लिस्ट को हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। और ये यूनिक वैल्यू असाइन थे ना, 65 कैपिटल ए का है, 97 स्मॉल ए का है, 48 जीरो का है। ये क्लियर है सबको कैरेक्टर सेट? इसको फर्दर अंडरस्टैंड करना Yes, sir. है। यस रिवाइज सर। चैप्टर 1 से आया हुआ है, ठीक है, ये चैप्टर 1 से आया हुआ है। फिर रिवाइज फ्रॉम चैप्टर 1। One disadvantage of using Unicode character set instead of ASCII character set is that the text stored takes up more storage space। वही वाली बात कि जो ASCII था वो 7 बिट आया था, ठीक है, पहले 7 बिट आया था और उसके बाद 8 बिट आया। तो और मैंने आपको क्या बताया, यूनिकोड 16 बिट से स्टार्ट हुआ। अब ज़ाहिर है कौन सा हैवियर होगा, यूनिकोड। यानी यूनिकोड में जो कैरेक्टर है वो 16 बिट ले रहा है स्टोर करने के लिए मिनिमम। इसमें 32 बिट भी आ चुका है, 64 बिट भी आ चुका है। तो ये वही पूछ रहा है कि वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग यूनिकोड कैरेक्टर सेट इंस्टेड ऑफ ASCII कैरेक्टर सेट इज दैट टेक्स्ट स्टोर टेक्स अप मोर स्टोरेज स्पेस, क्योंकि 16 बिट ले रहा है। ये वन रीजन वाई इट टेक्स अप मोर स्टोरेज, वही रीजन यही कि नंबर ऑफ बिट हमें ज़्यादा साइन करनी पड़ती है, 16 से स्टार्ट होता है। ये लिखा हुआ है ईच कैरेक्टर इज इनकोडेड यूजिंग मोर बिट्स। अब मोर बिट्स का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट ही 16 बिट से हो रहा है, जबकि वो ASCII जो है वो 7 बिट और 8 बिट, बस इससे ज़्यादा नहीं था। अब समझ में आ गया सबको बैकग्राउंड इसका? Yes, sir. अब देखें, ये वो डायग्राम आ गई जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। ये कह रहा है ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट हाउ वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड एंड यूज। अभी आपको मैंने पीछे बताया था CU के पार्ट में कि वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट करती है हार्ड डिस्क में, ठीक है। और ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपकी जो रैम होती है वो इनसफिशिएंट होती है, तो वो फिल हो जाती है, क्योंकि यूज़र जो है वो कंटिन्यूसली एप्लीकेशन ओपन कर रहा होगा। एक ब्राउज़र में तो खास जब वो वेब ब्राउज़र ओपन करता है तो साथ में टैब ओपन करता है, तो जितने ज़्यादा टैब ओपन करेगा उतनी ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी ये रैम है, काइंड ऑफ रैम। इसमें एक पोर्शन तो OS ले लेगा। OS हमेशा रैम में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा। आपने वर्ड खोला, आपने एक्सेल खोला, आपने वेब खोला, वेब का एक और टैब खोला, फिर टैब खोला, ये देखें रैम फिल होती जाती है। अब इससे क्या होता है कि ये आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। CPU जब ये स्टोर करने आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये हार्ड डिस्क की स्पेस को बोरो कर लेता है और उसको एज ए वर्चुअल रैम यूज़ करता है। ये वर्चुअल रैम। अब होता क्या है कि या वर्चुअल मेमोरी कह लें या वर्चुअल रैम कह लें, जब सब सेव बटन में क्लिक करते हैं डेटा हवा की हार्ड डिस्क पे चला जाता है। ये पूरी हार्ड डिस्क है, काइंड ऑफ हार्ड डिस्क। अच्छा, जितने भी अनयूज पेजेस होंगे ना, अगर मैंने 100 पेजेस की, जैसे मैंने 100 स्लाइड की वेबसाइट खोली हुई है, तो जो करंट स्लाइड होती है वो हमेशा रैम में रहती है। करंट स्लाइड हमेशा रैम में रहेगी, क्योंकि प्रोसेसर ने वहीं से एक्सेस करना होता है। प्रोसेसर कभी भी हार्ड डिस्क को डील नहीं करेगा। ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है, ये हमेशा डील करेगा रैम को। जो रैम में आएगा तो जगह फिल मिलेगी। कुछ एप्लीकेशन आपकी बहुत हैवी होती हैं, दे टेक मोर स्पेस। उस सेंस में भी हमें वर्चुअल रैम की जरूरत पड़ती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस एलोकेट कर देगा उस एप्लीकेशन को। तो अनयूज पेज हमेशा वर्चुअल रैम में रहेंगे और यूज पेज हमेशा रैम में। जिस पेज को मैं यूज करूंगा, जो करंट पेज होगा वो हमेशा रैम में जाएगा। तो इसको हम स्वैपिंग भी कहते हैं, पेजिंग भी कहते हैं। ये देखें डायग्राम बनी हुई है, दिस इज रैम, ट्रांसफर ऑफ पेजेस, ये भी आपको बता रहा था। ये हार्ड डिस्क है और ये वर्चुअल मेमोरी बनी हुई है। तो ट्रांसफर ऑफ पेजेस का मतलब ही यही है कि जो पेज करंट पेज होगा वो हमेशा रैम के अंदर होगा। जिस पेज पे मैं अभी, जैसे मैंने करंट स्लाइड ओपन की हुई, ये रैम में चली गई है, और पीछे जो अनयूज स्लाइड्स है ना वो चले गए हैं वर्चुअल मेमोरी की तरफ, अगर ये इनसफिशिएंट है। ये ट्रांसफर ऑफ पेजेस देखें, डबल एरो बना हुआ है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है। इसका मतलब पेजेस वर्चुअल रैम में भी जा रहे हैं और रैम में भी जा रहे हैं। ये लिखा द डायग्राम शो द हार्ड ड्राइव पोर्शन in some way to create a virtual memory, RAM, and indication of pages transferred between
द रैम एंड द वर्चुअल मेमोरी, इसके ऊपर मार्किंग। जी, ये समझ में आ गया आपको वर्चुअल रैम? Yes, sir. यस। यस सर। ठीक है, चले ये करके एंड करते हैं। अब ये कह रहा है स्टूडेंट इज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट थ्री डी मॉडल। दिस प्रोसेस ऑफन रिक्वायर द यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। एक्सप्लेन हाउ वर्चुअल मेमोरी इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। अब जो थ्री डी मॉडल है ये एक हैवी एप्लीकेशन है, यानी आप थ्री डी कोई भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना, इट टेक्स लॉट ऑफ स्पेस। तो जाहिर है वो रैम कम पड़ जाती है, ऑलवेज इनसफिशिएंट, चाहे आप 8 GB लगा लें चाहे 16 GB लगा लें, रैम ऑलवेज इनसफिशिएंट। तो सपोर्ट हमेशा वर्चुअल मेमोरी से मिलती है। इसको आप मैनुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग खुद भी एलोकेट कर देता है। ठीक है, तो वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई वर्चुअल इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ डिस्क्रिप्शन फॉर्म में देख लेते हैं। टू एक्सटेंड द रैम कैपेसिटी। ठीक है, रैम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर वो 8 GB थी और आपने 8 GB हार्ड डिस्क से ले लिया तो एक 16 GB हो जाएगी। आप इसको मजीद फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, 16 GB कर दें, आप इसे 30 GB कर दें, इट्स अप टू यू कि कितनी। लेकिन ये स्लो होती है, याद रखिएगा वर्चुअल रैम स्लो होती है क्योंकि वो हार्ड डिस्क की स्पेस को यूज कर रही है। हार्ड डिस्क इज स्लोअर देन रैम। क्या पर्पज है? टू एक्सटेंड द रैम कैपेसिटी, टू स्टॉप द 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग, क्योंकि अगर उसको स्पेस नहीं मिलेगी तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रन नहीं होगा, लोड नहीं होगा। क्रैशिंग व्हेन द फिजिकल रैम इज फुल, फिजिकल रैम फुल हो जाएगी तो वो क्रैश कर जाएगा। टू अलाउ द कंप्यूटर टू प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर 3D मॉडलिंग। ज़ाहिर है जब रैम में जगह होगी तो आपका प्रोसेसर इजीली उस 3D मॉडल पे वर्कआउट कर सकता है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये मेन पर्पज है वर्चुअल रैम का। सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. चले 9 भी कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सबको याद है दो तरह की इंक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन का पर्पज होता है कि हम इसको अननोन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। यूज द टर्म फ्रॉम द लिस्ट। चले वन बाय वन बताएं। तरीन आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा? पहला ऑप्शन कौन बताएगा? जिसको भी पता है वो बता दे। प्लेन। Plain text. प्लेन टेक्स्ट, गुड। चलो यहाँ प्लेन आ गया। सेकंड क्या होगा? टू स्क्रैम्बल द डेटा एंड एनक्रिप्शन। मानी आप बताएं। जी, की, ठीक है, की भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड, ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? क्विकली। Sir, the third one should be key, and the second one should be algorithm, if I'm not wrong. तो हाँ, Encryption algorithm. यस यू आर राइट। अगर आप फर्स्ट वन की को पिक कर रहे हैं तो सेकंड वन एल्गोरिथम होगा। और Yes, अगर sir. अगर आप इसको पहला सेकंड रख लें तो की थर्ड हो जाएगा। तो ये रिप्लेसेबल है। यहाँ बताएं क्या होगा? Okay. ठीक है, But sir, key algorithm होती है. मतलब एल्गोरिथम से ही की जनरेट होती है ना वो, मतलब ये दोनों। और मैं बताऊं? हाँ, आप बताएं। सर इसका है अन कीपर। चीपर नहीं आएगा ना, चीपर। साइफर, साइफर। Yeah, it's cipher. हाँ, साइफर पड़ेगा। और इधर क्या आएगा? लास्ट वन। Understood. अंडरस्टूड, गुड। चलिए देख लें। प्लेन आ गए। ये देखिए इन्होंने दिया हुआ एल्गोरिथम रखेंगे तो फिर की सेकंड होगा, ठीक है। और अगर आप की फर्स्ट रखती हैं तो एल्गोरिथम सेकंड होगा। Okay, साइफर sir. और अंडरस्टूड।
ठीक है, चलो फिर इसको। अरे इसका मतलब मेरा सही है आंसर। हाँ, आपका सही था। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन रह गया, इसको भी खत्म कर लेते हैं, ये एंड हो जाएगा हमारा चैप्टर। ये लिखा है, एन आर्ट गैलरी यूजेस सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर टू प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन व्हेन सेलिंग आर्ट ऑन द इट्स वेबसाइट। तो ये एसएसएल क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एसएसएल एंड एक्सप्लेन हाउ इट प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन। तो इसका सीक्वेंस मैं आपको शो कर देता हूँ। पहली बात बतानी है कि एसएसएल क्या है। ये दो है, एक एसएसएल होता है, टीएलएस होता है। इन्होंने फिलहाल एसएसएल के बारे में पूछा है। एसएसएल इज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है। क्या करता है? इट इनक्रिप्ट एनी डेटा दैट इज सेंट। ठीक है, इनक्रिप्ट करने का मतलब अननोन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इट यूजेस और सेंड डिजिटल सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट इसकी तरफ से जाएगा, क्या नाम, जहाँ से आपने डेटा सेंड करना है, विच आर सेंड टू द बायर और यूजर ब्राउजर। ठीक है, ये उसको एक सर्टिफिकेट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट बाय द बायर और यूजर ब्राउजर दैट कंटेन द गैलरीज पब्लिक की, so that can be used to authenticate the gallery. Once the certificate is authenticated, the transaction will begin. तो जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है ना, एक सर्टिफिकेट जाता है जो ऑथेंटिकेट करता है कि जेन्युइन यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब वो रिसीवर आपको वेलकम कह देता है, इसका मतलब है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यू आर द जेन्युइन यूजर, डेटा कैन बी सेंड सिक्योरली। इस तरह हो रहा होता है। तो बैकग्राउंड पे ये सारा काम वेब ब्राउजर ही कर रहा होता है, आपको तो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, या अपलोड करना होता है, या डाउनलोड करना होता है। समझ में आएगी बात? इज दिस क्लियर? ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये पेपर हमारा खत्म हो गया। फिर इंशाल्लाह फिर एक और पेपर शुरू कर देंगे, पेपर 1। तो काफ़ी है आज के लिए। अल्लाह ओके, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।